हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये लेक्चर में हम पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, ये लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, कि प्रोकैरियोट सेल किसको बोलेंगे, यूकैरियोट सेल किसको बोलेंगे, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर भी आज हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं बेसिकली अभी आज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे। ओके, तो वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रोकैरियोटिक सेल, देखो पहले तो मैं ये वर्ड का जो मीनिंग क्या होगा ना, वही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियॉन्स या कैरियोटिक जो बोलो। सेल यहाँ पे हम बोलेंगे कंटेनिंग सेल, कंटेनिंग सेल। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। अब यहाँ पे प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है वेरी ओल्ड। तो वेरी ओल्ड मतलब बहुत पुराना, अनडेवलप, एडवांस नहीं है ऐसा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एडवांस नहीं होता है, वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा। ओके, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एडवांस होता है, वेल ऑर्गेनाइज होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसके लिए होता है बिकॉज जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में है वो पुराना है, प्रिमिटिव है। अब बोलेंगे सर कितना पुराना? तो देखो यार, अर्थ पे सबसे पहले जो सेल आया ना वो प्रोकैरियोटिक सेल था। तो प्रोकैरियोटिक सेल कब अपीयर्ड हुआ? अपीयर्ड 3.5 ईयर्स, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये सेल आया था, तब का न्यूक्लियस। और समझो कि जब यूकैरियोटिक सेल आया और उस सेल का न्यूक्लियस, तो ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में एंड यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, तो वेल डेवलप न्यूक्लियस कैसा होता है? तो एक्सप्लेन करना है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा होगा एंड वेल डेवलप न्यूक्लियस कैसा होगा, तो वही हम समझने वाले हैं। तो उसको मुझे एक्सप्लेन करने से पहले आपको समझाना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा। तो पहले मैं यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ करूँगा। तो आप इमेजिन करो कि ये मैंने एक यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ किया है, जिसकी ये क्या होगी? मेम्ब्रेन, सेल, मेम्ब्रेन। मैं यूकैरियोटिक सेल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, कैसे वो मैं बता रहा हूं अभी। जैसे कि मैंने सेंटर में एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया, ये न्यूक्लियस की क्या है? मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जैसे ये जो एरिया है किसी भी सेल के, ये एरिया को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस का एरिया है, यहाँ पे भी क्या होता है? फ्लूइड होता है।
तो ये जो फ्लूइड है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का फ्लूइड था तो साइटोप्लाज्म बोला, वैसे न्यूक्लियस का फ्लूइड है तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। ओके, अब न्यूक्लियस में और क्या प्रेजेंट होता है? तो यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा। इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ओके, एंड किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होगा जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम और अ क्रोमेटिन। जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में होगा? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। तो ये एक बेसिक यूकेरियोटिक सेल का एक डायग्राम है। अब हमको क्या समझना है, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे आपको कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो लैक होती है, मतलब एब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो मैं यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा हूँ, उसको मिटा दूंगा। मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी क्योंकि वो एब्सेंट होगी। दूसरा क्या एब्सेंट होगा? ये जो न्यूक्लियोलस है जो यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो भी यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिटा दिया है। और उसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए न्यूक्लियोलस को मिटा दिया। तो अब क्या बचा? अब जो न्यूक्लियर बॉडी बची उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंड फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म ही बचा है। तो अब मैं ये सब मिटा दूंगा। तो अब जो बचा, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस ऐसे, और उसके साथ क्या होता है, न्यूक्लियर बॉडी है तो थोड़ा सा न्यूक्लियोप्लाज्म उसके सराउंडिंग में। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो दूसरा डिफरेंस क्या होगा? तो दूसरा डिफरेंस जो है पहला जो डिफरेंस है वो मैं लिख देता हूं, लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं यूकेरियोटिक सेल में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे। एंड थर्ड डिफरेंस जो होता है वो होता है बायो मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। बायो मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये तीन मेजर डिफरेंस होते हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को हम यूकेरियोटिक सेल से अलग करेंगे तो कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है।
सेकंड जो होता है डिफरेंस वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो गया। आप बोलोगे सर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हैं? बहुत सारे एग्जांपल है, लाइसोसोम, ओके, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडीज, ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। एंड जो तीसरा जो डिफरेंस है वो है बायोमेम्ब्रेन का, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो मेम्ब्रेन्स में और यूकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन्स होगी उसमें डिफरेंस होगा। तो ये तीन मेजर डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। एक चौथा डिफरेंस भी है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसके अंदर, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे यूनिसेल्यूलर होते हैं। मतलब आप कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लोगे, ओके, तो वो आपको कैसा मिलेगा? यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल से बना हुआ होगा। तो ये तीन डिफरेंसेस के बेसिस पे हमको पता चल जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा क्या नहीं होता है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला जो पॉइंट है वो है प्रोकैरियोटिक सेल is the most primitive cell on the earth, most primitive cell। सेकंड जो पॉइंट होगा वो होता है रैपिड सेल डिवीज़न। ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है रैपिड सेल डिवीज़न। ये तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है, प्रिमिटिव है, क्योंकि अर्थ पे सबसे पहले जो सेल आया है वो प्रोकैरियोटिक सेल ही है। तो ये तो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ही लिया है। ये जो है कि रैपिड सेल डिवीज़न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि जो सेल साइकिल का जो टाइम है, कोई सेल जब डिवाइड होता है उसके पेरेंट सेल में से कोई सेल अपने डॉटर सेल्स को बनाएगा, तो जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है डुप्लीकेशन टाइमिंग, ये जो डुप्लीकेशन टाइम है वो 20 मिनट्स होता है। मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, ई कोलाई, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल, ई कोलाई बैक्टीरिया है ये। तो ये जो है इसका डुप्लीकेशन टाइम है 20 मिनट्स, तो ये 20 मिनट में डुप्लीकेट हो जाएगा। जबकि इसके कंपैरिजन में ह्यूमंस जो होंगे, ह्यूमन सेल, उनको डुप्लीकेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। एवरेज ह्यूमन सेल्स एक में से 2 कब बनता है? 24 आवर्स में। तो ये ह्यूमन सेल किसका एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक का। ई कोलाई किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक का। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? रैपिड सेल डिवीजन। ओके, अभी और उसका बेसिक इंफॉर्मेशन में मैं ऐड करूँगा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होता है और डू नॉट डिफरेंशिएटेड इन मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एंड डू नॉट differentiated into मल्टी सेल्यूलर। मतलब यूनिसेल्यूलर होता है, मल्टी सेल्यूलर नहीं होगा, वो मल्टी सेल्यूलर में डिफरेंशिएट नहीं होता है। अभी जो पॉइंट होगा कि में अकर, वो कहाँ पे किस फॉर्म में दिखेंगे? में अकर फ्री लिविंग
कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। ये उसका बेसिक इंफॉर्मेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फ्री लिविंग मतलब क्या होता है, कॉलोनियल क्या होता है और फिलामेंटस क्या होगा, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके साथ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे अटैच होते हैं एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये एडजस्ट है एक दूसरे के साथ। ऐसे ग्रुप में जब रहते हैं, तो ऐसे ग्रुप में जब रहेंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनीज। ऐसी बहुत सारी कॉलोनी बनेगी तो कॉलोनीज बोलेंगे इसको, कि ग्रुप में सेल्स है, लेकिन ये सेल भले ग्रुप में है, लेकिन ये सेल ये वाले सेल से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हर एक सेल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होगा। हर एक सेल अपना सेल्यूलर एक्टिविटी खुद परफॉर्म करता है। ये आपको याद रखना है, इसको कॉलोनी बोलेंगे। अब ये साथ में रहते हैं, इसीलिए वो कॉलोनियल है प्रोकैरियोट्स। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, जो अकेले रहेंगे, जिसको हम फ्री लिविंग भी बोलते हैं। ओके, सॉलिटरी या तो फ्री लिविंग। एंड थर्ड वन इज अ फिलामेंटस। आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसी वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे स्पाइडर के वेब्स होते हैं, ऐसे फिलामेंटस दिखते हैं। तो ऐसे जो फिलामेंटस है, ये होगा फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो या तो आपको प्रोकैरियोट्स अकेले दिखेंगे, या तो ग्रुप में कॉलोनी बना के रहते होंगे वो, या तो कैसे रहेंगे वो, फिलामेंटस मतलब कि इसको मैं जैसे थोड़ा और डिटेल में डिफाइन करूँ ना, तो जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे करके सेल एक साथ रहेंगे। और ऐसे साथ में रह के वो, आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा ये फिलामेंट है, लेकिन एक्चुअली में अंदर बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ चिपक के होते हैं, अरेंज होते हैं वो। तो ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी होता है। फिलामेंटस में जो शेप होता है ना, वो शेप भी बैक्टीरिया का ऐसा ही होता है, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर उसका होगा, माइसीलियम के जैसा। ओके, इसमें थोड़ा सा ऐसा भी मैं बता सकता हूँ, ऐसे। तो ऐसा फिलामेंटस फॉर्म होता है। तो इस तरीके से वो दिखते हैं या मिलेंगे, फ्री लिविंग, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। अब थर्ड, जो इसके बाद का जो पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉल होंगे, उसका जो साइज है वो स्मॉल होगा, उसका अप्रॉक्स 2 to 3 माइक्रोमीटर होगा। यूकैरियोटिक का उससे बड़ा होता है। तो यूकैरियोटिक सेल बड़े होंगे, ये स्मॉल होंगे। इसके बहुत सारे रीजन है कि यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इसकी सेल्यूलर एक्टिविटी, इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होगा। तो साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज बिगर देन प्रोकैरियोट। तो इतने बेसिक ये जो है वो प्रोकैरियोटिक की बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो अब हम डिस्कस करेंगे साइज एंड एग्जाम्पल। तो पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसके एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ब्लू ग्रीन आल्गी। इसका दूसरा नाम है
बैक्टीरिया, इसको हम BGAB बोलते हैं, ब्लू ग्रीन आल्गी या तो साइनोबैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, जिसका दूसरा नाम है PPLO, ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। एंड जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल को मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऐसा बोलता हूँ कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। और मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया, मोस्टली जितने भी अर्थ पे बैक्टीरिया है वो सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं होता है। अब ये दोनों को भी मैं बैक्टीरिया में ही कंसीडर करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी ये दोनों की भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के जैसे ही है। कुछ जो वेरिएशन है मेम्ब्रेन में, प्रॉपर्टी में, उसके अलावा बाकी सारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बैक्टीरिया के जैसा ही होता है। तो ये भी बैक्टीरिया ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मेम्ब्रेन में होता है, उसका थोड़ा जो वे ऑफ फंक्शन है उसमें है, लेकिन है वो प्रोकैरियोटिक ही। तो ये तीन जो एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन आल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जिसका दूसरा नाम है PPLO, ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड बैक्टीरिया, ये तीन एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे साइज की। तो बैक्टीरिया या तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज क्या होगी। देखो जनरली क्या होता है, जो उसका रेंज है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो होता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक, ओके, ये उसका रेंज होगा। अब ये रेंज जो मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक बोल रहा हूँ, तो ये उसका रेंज है। आप रेंज को आपको पता करना है कि किसी बैक्टीरिया की रेंज क्या होगी। आपको गूगल पे सर्च करना है बैक्टीरियल फिल्टर। जब आप बैक्टीरियल फिल्टर रेंज सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट रेंज के बैक्टीरियल फिल्टर मिल जाएंगे। उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि बैक्टीरिया की रेंज क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, ओके। ये अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक में ऐसा बोल सकता हूँ कि जो बैक्टीरिया की या तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की जो रेंज होती है साइज़ की, वो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होगा। देखो जब भी मैं बोलता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, मेरे मुंह से बैक्टीरिया के बारे में निकलेगा, बिकॉज मैं एक सिनोनिम की तरह यूज़ करता हूँ कि प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया। आप भी उसको माइंड में ऐसे फिट कर सकते हो। एक्सेप्शनल ये दो ही है, लेकिन इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बैक्टीरिया के जैसे ही है, कुछ फीचर्स को छोड़ के। अब तो पहला जो मैंने बोल दिया, जनरली जो रेंज होगी वो क्या होगी, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, शेप एंड साइज ऑफ द सेल, वो वाला जो टॉपिक था उसमें। तो माइकोप्लाज्मा जिसका दूसरा नाम क्या है, PPLO, जो मैंने अभी बोला आपको, उसका जो रेंज है वो क्या है, 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये उसका स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल साइज जो हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। टिपिकल बैक्टीरिया कैसे होते हैं, टिपिकल बैक्टीरिया 1 टू 2 माइक्रोमीटर होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइज रेंज 1 टू 10 माइक्रोमीटर। इसका भी एक रीज़न है, क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ, आगे देखेंगे हम। लार्जेस्ट बैक्टीरियम, जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो कौन सा है, पुलोसिकम फिसलसोनी। ये नाम है, थोड़ा ट्रिकी नाम है याद करने में, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ये सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। कितना लार्जेस्ट होगा, 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 80 माइक्रोमीटर वाइड, ओके। एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कितना होता है, 10 टू 20 माइक्रोमीटर। अब आप किसी रेफरेंस बुक में आप पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि बहुत सारी रेफरेंस बुक में ऐसा बोला है कि सम प्रोकैरियोट्स आर
लार्जर देन यूकैरियोट, मतलब 10-20 माइक्रोमीटर जो लिखा है, तो 10-20 की जो रेंज है वो यूकैरियोटिक सेल की है। तो कुछ ऐसे भी है जो इसके रेंज में आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर लिखा है। वायरस 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर इतना स्मॉल होगा वायरस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वायरस इतना स्मॉल है तो हम वायरस को क्यों काउंट नहीं करेंगे स्मॉलेस्ट सेल में। जब क्वेश्चंस आते हैं नीट में तो क्वेश्चंस ऐसा आएगा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल का जब आंसर देना होता है तो हम किसका देंगे, माइकोप्लाज्मा या तो पीपीएलए, जो भी ऑप्शन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। बिकॉज उनका जो साइज है वो कितना है, उनका साइज है 0.1 to 0.2। क्यों वायरस नहीं देंगे, बिकॉज वायरस इज नॉट सेल। ओके, वायरस इज ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो, मतलब सेल से नहीं बना है। वायरस इज अ पार्टिकल, वायरस इज अ लिविंग पार्टिकल, हम ऐसा बोलते हैं कि वायरस इज अ लिविंग पार्टिकल और कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। वायरस को जब अपना होस्ट मिलेगा तब वो लिविंग होता है, जब उसका होस्ट नहीं मिलेगा तब वो नॉन लिविंग होगा। ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि वायरस क्या है, लेकिन वो हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। पर वायरस को हम स्मॉलेस्ट सेल में काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ए सेल्यूलर बॉडी है, वो सेल से नहीं बना है। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं नीट के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन है, जो सब आंसर दे सकते हैं। जब स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो हम माइकोप्लाज्मा लिखेंगे। बच्चे गलती यहाँ पे ये करते हैं कि उनको पता है एनसीईआरटी में उन्होंने स्मॉलेस्ट सेल पढ़ा है और वो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर, जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, पेपर सेटर, वो क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे वो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा रख देंगे, बैक्टीरिया रख देंगे, वायरस रख देंगे, फंगस रख देंगे। तो किसी के दिमाग में वायरस शायद ही रहता है, मतलब जो बच्चों ने कॉन्सेप्चुअली क्लियरली पढ़ा है तो उनको पता ही है कि वायरस ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में काउंट करेंगे। स्मॉलेस्ट सेल में जब काउंट करना होता है तो हम माइकोप्लाज्मा को काउंट करेंगे। लेकिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ा है और कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है, किसी ने ऐसे मतलब देने से ही दे दिया है नीट, ऐसे करके वो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर। और कन्फ्यूज़न क्या होता है, वो जानते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल, मैंने तो माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, तो वो अटेम्प्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा को और आंसर होता है वायरस। तो यहाँ पे ये गलती आपको करनी नहीं है। तो ये हो गया साइज और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में होता है ब्लू ग्रीन आल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन आल्गी इज अ ग्रुप ऑफ दी प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उसके एग्जाम्पल है। और माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एक और एग्जाम्पल, और बैक्टीरिया उसके एग्जाम्पल है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होंगे और ये डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होगी वो। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होता है प्रोकैरियोट्स के कंपोनेंट्स, मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होगा, इसके कौन से कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये साइज एंड एग्जाम्पल के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के शेप को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो शेप होगा वो कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 4 जो शेप है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पिरिलम, ये चारों शेप के बारे में एनसीईआरटी में आपको एक्सप्लेन किया ही है। मैंने 3 एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक आपको मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, 3 शेप जो होते हैं बैक्टीरिया में वो। तो ये जो कोकस है,
पहले इसके बारे में समझेंगे। तो कोकस कैसा होगा? कोकस होता है राउंड ओवल, इसको हम कोकस बोलेंगे। तो या तो वो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो एक ही होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोकोकस। एक है तो मोनोकोकस, लेकिन दो एक दूसरे के साथ जॉइंट है, चिपके हुए हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डाइप्लोकोकस। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कैसे है? इंडिपेंडेंट, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल इज अ यूनिसेल्यूलर। तो ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या है? एडजेसेंट, मतलब चिपके हुए हैं। बट ये अपनी सेल्यूलर एक्टिविटी खुद करेगा, ये अपनी सेल्यूलर एक्टिविटी खुद करेगा, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। तो इसको बोलेंगे हम डाइप्लोकोकस। अब यही कोकस जो होते हैं वो चेन बनाएंगे। इफ वो चेन बनाते हैं तो हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इफ चेन होगी तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। और चेन होगी तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। एंड ग्रुप या तो क्लस्टर ऑफ द सेल्स, ऐसे इसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो ये पहला शेप है कोकस। कोकस का मतलब क्या होगा? राउंड या तो ओवल में होते हैं। एक होगा तो मोनोकोकस बोलेंगे, दो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे तो डायप्लोकोकस। आप देखोगे चेन के फॉर्म में भी आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे, और ऐसे दिखेंगे क्लम्ब के फॉर्म में या क्लस्टर के फॉर्म में, इट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। ओके। और ऐसे ही बहुत सारे एक दूसरे के साथ ग्रुप में जब होते हैं तो कॉलोनी बनती है। तो ये हो गया है कोकस के बारे में। अब किसके बारे में बताऊंगा मैं? बैसिलस। बैसिलस शेप कैसा होगा? बैसिलस शेप होता है रॉड लाइक शेप, रॉड लाइक शेप। बैसिलस रॉड लाइक शेप कैसा होगा? ऐसे, इट इज कॉल्ड ऐसे, इट इज कॉल्ड रॉड लाइक शेप। ओके। तो ये होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? रॉड लाइक शेप। ये होंगे मोनोबैसिलस, क्योंकि सिंगल है, साथ में नहीं है। जब ऐसे होंगे तो क्या बोलेंगे? सेम डाइप्लोबैसिलस। जब चेन होगी चेन होती है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस। एंड ऐसे बंच में, ग्रुप में ऐसे होंगे।
तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेफाइलोकोकस, इसको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो ये दो शेप के बारे में हमने डिस्कस किया, एक है कोकस राउंड और ओवल शेप, सिंगल होंगे तो मोनोकोकस, दो होंगे तो डायप्लोकोकस, चेन में होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस एंड ग्रुप में होंगे तो स्टेफाइलोकोकस। वैसे ही यहाँ पे भी सिंगल होंगे तो मोनोबैसिलस, बैसिलस मीन्स रॉड लाइक शेप, डाइप्लोबैसिलस मतलब दो बैसिलस होगी, स्ट्रेप्टोबैसिलस मतलब चेन ऑफ द बैसिलस एंड सॉरी यहाँ पे मैंने कोकस लिख दिया है, बाई इट्स माय मिस्टेक, स्टेफाइलोबैसिलस। ओके, स्टेफाइलोबैसिलस मतलब ग्रुप ऑफ दी बैसिलस। तो ये दो शेप के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे विब्रियो एंड स्पिरिलम। ओके, तो अब जिसकी बात करेंगे हम वो क्या, कौन सा शेप है, विब्रियो। विब्रियो का मतलब क्या होगा, कॉमा शेप। कॉमा शेप कैसा होता है, इस तरीके से। जैसे ये वाला कर रहे हैं ना, वैसा ही है लेकिन उल्टा, 6, 9 के बदले 6। तो ऐसा शेप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमा शेप, विब्रियो शेप। इसको विब्रियो या तो कॉमा शेप भी बोलेंगे। तो ऐसा शेप है तो विब्रियो। एंड फोर्थ वन स्पिरिलम। स्पिरिलम का मतलब होता है स्पाइरल, या तो कैसा, कॉइलिंग स्ट्रक्चर। चौथा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्पिरिलम, स्पाइरल, कॉइलिंग, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ये टाइप। तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा, इसको बोलेंगे स्पाइरल, स्पिरिलम। फिफ्थ वन जो है वो है माइसिलियल। ये कहाँ पे होता है, तो मैंने अभी आपको बोला था इससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में कि जो फिलामेंटस के फॉर्म में बैक्टीरिया होते हैं, इसका एक एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिट्स। तो उसमें माइसिलियल स्ट्रक्चर दिखता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक। ओके, तो वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इसको बोलेंगे माइसिलियल शेप। माइसिलियल शेप। तो ये हुआ माइसिलियल शेप। और 6 है बडेड, स्टॉक लाइक शेप।
स्टॉक मतलब एक लकड़ी के जैसा, तो स्टॉक लाइक शेप कैसा होगा? तो ये जो होता है स्टॉक लाइक शेप, स्टॉक लाइक शेप जो होगा वो कैसा होगा? ऐसे। ओके, इसको हम बोलेंगे स्टॉक लाइक शेप। और सबसे लास्ट होगा बर्डेड शेप। बर्डेड का मतलब होता है कि बैक्टीरिया एक जगह से कैसा होगा? स्वेल। स्वेल एट वन प्लेस और बर्ड ये होगा, ये इसको हम बोलेंगे बर्ड। तो इस तरह के भी शेप होते हैं। जनरली मेजर जो 4 शेप होंगे वो यही है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पिरिलम। ओके, ये जो 3 हैं वो, और क्या होता है कि जैसे जैसे नए नए बैक्टीरिया डिस्कवर होंगे उसमें कौन से शेप होंगे उससे वो ऐड होते जाएंगे, तो ये वाले शेप भी होंगे। ओके, तो ये है शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल।